और आर्टिकल 25 to 28 ओके जी। और आर्टिकल 32 रेड विथ 226। वो तो मैम वो तो हो गया मैम, मैं फंडामेंटल 12-13 में नहीं आएगा कुछ। आप 12 जो 12 का आएगा और 13 का आएगा 10-10 नंबर में आएगा। समझ गया, ठीक है जी। और ठीक है, अब आप और 19, 21, 25, 28 25 से 28 पूरा जो वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गया जी। और है ना, 19 और और 32। 19 और 21 तो राइट टू फ्रीडम वो तो हो गया मीडिया वाला, हाँ और 21 हो गया हाँ मेनका हाँ, वाला, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू मैम। ये भी अगर आपने कर लिया, आपको 3 क्वेश्चन बहुत इजीली आप वहां कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन और है, प्रिएम्बल और नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थैंक यू मैम। बस, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें में से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। बस ये आपका थोड़ा सा समय लेगी, 10 मिनट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको इमरजेंसी के दौरान ही इसके अंदर जो है ऐड किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जोड़ा गया था। और जोड़ा गया था जैसे कि पार्ट 4 ए करके। पार्ट 4 में क्या है आपका? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4 ए किया गया और आर्टिकल 51 ए किया गया। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो the fundamental duties of the Indian Constitution are listed in Article 51 of Part 4th A of the Constitution. तो आर्टिकल 51A और पार्ट 4th A from the amendment of 42nd 1976। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज को। जब सभी अपने अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, ड्यूटीज की कोई बात नहीं कर रहा था, तो उस समय ये ड्यूटीज लगाई गई कि ड्यूटीज भी हैं। और इनका जो कंसेप्ट लिया गया था यूएसएसआर से लिया गया था, सोवियत संघ रूस, जिसके लिए अभी इतना सारा झगड़ा भी हो रहा है, क्योंकि वो उन मानना है कि ये बहुत सारे हिस्से हैं जो कि रूस के थे, जो अलग हो गए थे। जैसे यूक्रेन, वो भी उसका एक हिस्सा था। तो पहले उसको सोवियत संघ रूस बोला जाता था पूरी तरीके से, उन मिला के सारी कंट्रीज को। तो वहां से इनको लिया गया। फर्स्ट जो ड्यूटी है एक सिटीजन की, वो क्या है? ये कहते हैं रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, abide by the constitution, respect its idol and institutions, the national flag and the national anthem। संविधान का आदर करना, सम्मान करना उसके आदर्शों का, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, दायित्व है, ड्यूटी है। बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। बता दो फिर से, जो ड्यूटीज है ना, ये लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराई जा सकती। अगर कोई नहीं भी मान रहा है तो भी आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते जी इसने ये नहीं किया। आप देखते हो बहुत सारे झंडे हैं जो कि आपके पैरों में आते जाते रहते होंगे। अभी 26 जनवरी आने वाली है, आप देखिएगा कितने सारे आएंगे, रास्ते में आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसा ना करें, इंडियन सिटीजन होने के नाते। और अगर करते भी हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, इनको एनफोर्स तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन ड्यूटी है हमारी। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो हमारे आइडियल्स हैं, जो स्ट्रगल सॉरी फॉलो द आइडल्स दैट इंस्पायर्ड इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जिनके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली, ऐसे उच्च आदर्शों को हमेशा फॉलो करना। जैसे कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, उन सभी को फॉलो करना, उन सभी का सम्मान करना, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या फिर कोई और आंदोलन रहा हो। उन सब का जो है हमें सम्मान करना है, हमेशा उनको संजोए रखना है। प्रोटेक्ट, जैसे कि अभी अमृत महोत्सव था, इसका बेस्ट एग्जांपल, प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी। तो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो जो भारतीय संप्रभुता है उसको हमेशा संरक्षित रखना, एकता को संरक्षित रखना, और साथ ही साथ अखंडता को संरक्षित रखना, है ना। कभी भी ऐसी बात ना करें बांटने की देश को, बल्कि इसको सुरक्षित रखना है, किसी और देश को अपने ऊपर हावी ना होने, देश की संप्रभुता को बनाए रखना है, एकता को बनाए रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। डिफेंड द कंट्री,
ये मैम पीछे जो ये अखंडता के बारे में बताया आपने पिछले हाँ में, उसमें आपने ये बताया कि अखंडता के बारे में कोई बात करता है तो ये तो मतलब इलीगल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ड्यूटी है तो इसको अगर हम लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते, ऐसे तो कोई भी बोल लेगा भारत के टुकड़े टुकड़े हम। नहीं मैम बोल फ्लैग सकता का डिसऑनर तो पनिशेबल है। नहीं बोल सकता ना, क्योंकि देखिए फ्लैग एक्ट बनाया गया है, ठीक है, इसीलिए वो पनिशेबल है। वहां पर आपका बीएनएस बनाया गया है, बीएनएस में वो पर्टिकुलरली सेक्शंस हैं, इसीलिए वो जो इंटीग्रिटी पे अगर कोई आंच लाती है तो बीएनएस के अंदर वो उसको पनिश किया जाता है। ओके, मतलब नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हाँ constitution, rather by virtue of BNS or other flag act etc. these बिल्कुल are बिल्कुल, imposed. यस यस बिल्कुल, है ना, अदर एक्ट्स जो है उनके अंदर ये पनिशेबल है। इसी तरीके से आप देखते हो कोई कहीं खड़ा होकर नारेबाजी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आईपीसी का जो आर्टिकल था 253 उसके अंदर उसको पनिश किया जाता था पहले। 253A, डबल ए, बी, ये बनाए गए थे, तो उनके अंदर उसको पनिश किया जाता था। अगर कोई भी जो ऐसी कोई हेट स्पीच बोल रहा है या कुछ भी इस तरीके का कर रहा है तो वहां पे किया जाता था। ठीक है, तो कानून बने हुए हैं इनके ऊपर। अब बात Okay. आती है कि डिफेंड द कंट्री। तो अपनी कंट्री को डिफेंड करना, साथ ही कहते हैं रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, और जब भी बुलाया जाए देश की सेवा के लिए अपने आप को हाजिर रखना, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए और हमारे जो सैनिक है कम पड़ जाए, हमारी सेना कम पड़ जाए, तो जो देश के नागरिक हैं अगर उनको बुलाया जाए तो उनको जाना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। प्रमोट हार्मनी, ब्रदरहुड को जो है प्रमोट करना, भाईचारे की भावना को ऊपर रखना, भाईचारे का जो है बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, ये हमारी ड्यूटी है ना, कि हम जो है एक क्या कहते हैं सहजता के साथ रहें, सामंजस्य के साथ रहें, इसमें भेदभाव ना करें एक दूसरे के साथ। फिर ये कहते हैं प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारी झील है, हमारी नदियां हैं, हमारे जीव जंतु हैं, है ना, चाहे जंगली जानवर हैं, उन सबको क्या करना, उन सबको संरक्षित रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पो, तो जो वैज्ञानिक टेम्पर है, जो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उनको क्या करना, उनको डेवलप करना, उनका विकास करना। जैसे कि हमारा क्या है आपका क्या कहते हैं स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, तो उसका काम क्या है, उसका काम है जो वैज्ञानिक चीजें हैं उनको प्रमोट करना। जैसे चंद्रयान 3 अभी वहां पे गए चंद्रमा पे, तो वहां पर क्या हुआ, हमारे देश का नाम हुआ, भारत ऐसा देश बना जो कि उस दक्षिणी ध्रुव पे पहली बार गया। तो इस तरीके के क्या करना, उसको विकसित करना, साइंस के क्षेत्र में भी अपने आप को विकसित करना। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, है ना, अहिंसा को बढ़ावा देना और हिंसा को क्या करना, दबाना। हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा रखनी है, और साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। ये नहीं समझना कि ये रेलवे की संपत्ति है तो मेरी संपत्ति है, नहीं, रेलवे की संपत्ति है तो पब्लिक की संपत्ति है, मेरी नहीं है कि मैं कुछ भी चुरा लूं वहां से, या मैं जो है कोई और संपत्ति कहीं से उठा लूं। पब्लिक प्रॉपर्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना है। strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, तो कहते हैं गतिविधि के हर एक क्षेत्र में, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, हर एक एक्टिविटी में जो है हमेशा उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। हम जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश के युवा हैं, चाहे वो ओलंपिक में जाएं, चाहे वो आपका क्रिकेट में है, चाहे वो किसी और फील्ड में है, तो क्या है इनका कहना है कि आप जो है चाहे वो इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो, आप सभी एक्सीलेंस के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ये हर एक देश के नागरिक का कर्तव्य है, और अपने देश का नाम ऊंचा करते रहें। प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, provide opportunities for education to children between the age of 6 and 14 years, 6 to 14 years, तो ये हर एक गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को ये अवसर दे पढ़ने का, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और ये जो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू 10 इसमें ऐड किए गए थे। और जो आपका लास्ट है जो के है, जो इसमें प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन है, ये 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, जो कि 11th ड्यूटी थी। तो ये 11th ड्यूटी बाद में ऐड हुई। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी।
42nd Amendment of the Constitution in 1976 added the first 10 duties, and the 86th Amendment in 2002 added the 11th duty. दस नंबर का आता है 5 का मैम? 10 ये और मैम एक ये हर आपको- बार आता होगा ना ये तो? हाँ जी, ये आता है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आप जो है आर्टिकल 20 का जो है, आर्टिकल 20 में आपको 3 चीजें मैंने बताई थी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। तो ये तीनों चीजें आपसे 4-4 नंबर में पूछी जाती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, ये 4-4 नंबर के हैं सारे। और मैम कितना 4 नंबर में हमको कितना मतलब मटेरियल आधा पेज, डिलीवर करना है? आप आधा पेज लिख दो उसमें, है ना, ऐसा लिख दो। मतलब वर्ड्स 6 में लाइनें अगर आप लिख दो। बता सके मैम, आधा पेज तो मतलब 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स? आप जो है एक काम करिए ना, उसमें क्योंकि लैंडस्केप में आएगी आपकी कॉपी जो होगी, जी मैम। ठीक है, तो उसमें आप कम से कम उसमें आप 5 से 6 लाइनें लिख दें। अच्छा, 5 से 6 लाइनें लिख दें। हाँ, सफिशिएंट अच्छा, होती है। और अच्छा, ये 10 नंबर में मैम? आपको मैम? मान लीजिए डबल जियोपार्डी है और वो आपका 4 नंबर में आ गया, तो डबल जियोपार्डी में लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप एक किसी भी व्यक्ति को 2 बार पनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पर आप उसको अपनी लैंग्वेज में जब लिखोगे तो वो आपका 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, तो वो तब है जब आपसे नहीं आता है, तो तब आप जो है 5 लाइनें लिखते हैं। मैम लेकिन उसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिखते हैं। आर्टिकल नंबर लिखना पड़ेगा ना डबल जियोपार्डाइज में, और उसमें हाँ, समझ गया। आर्टिकल 20 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 20 के तीनों क्लोज आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 20 बात करता है कि भैया एक तो किसी को भी कभी भी पुराने जो लॉज हैं उन्हीं के अनुसार उसको ट्रीट किया जाएगा जब उसने कोई भी क्राइम किया था, ऑफेंस किया था, जी ठीक है ना, उस पूरा आगे वाला उस पे कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होगा, जिस समय उसने जो ऑफेंस किया उसी समय का लॉ उस पे अप्लाई होगा। मैम आपने जो अभी 3 क्वेश्चंस बताए थे लॉन्ग में, वो दोबारा रिपीट कर दीजिए, यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, मैं उसको लिख नहीं पाई हूँ, सो प्लीज आप रिपीट कर दें 3 क्वेश्चंस जो शुरू में बताए थे अपने लॉन्ग। देखिए, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि यूनिटरी है या फेडरल है या क्वासी फेडरल है, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो कौन नेचर कौन से ऑफ आपने नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, एक आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, हाँ जी, एक आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 to 28 25 to 28 और आर्टिकल 32। एंड आर्टिकल 32। और आपने अभी जो बताया था नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या आपने एलैबोरेट करने के लिए बोला था? ये यूनिटरी है या फेडरल है या क्वासी फेडरल है? देखिए, आपको दोनों बताना है या क्वासी फेडरल है। आपको बताना है कि यूनिटरी फॉर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, फेडरल फॉर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, और आपका जो भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो क्या यूनिटरी है या फेडरल है या फिर वो क्वासी फेडरल है, दोनों की विशेषताएं उसमें आती हैं। और इस पे इतना अच्छा डायग्राम बनेगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ठीक है, तो ये आएंगे मिलेंगे, हाँ वो वहां पे मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। कौन कौन से 5? ये तो 3 हुए ना, ये तो 3 हुए। 3 क्यों हुए, 5 हो गए ना। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 to 28 है और आर्टिकल 32 है। ठीक है, डन डन डन। मैम एक और चीज ये जानना चाह रहे थे कि जो ये आपने बताया कि जैसे आई हैव टू राइट इन 6 पेजेस, तो वी कैन ड्रॉ द डायग्राम आल्सो, दैट विल बी काउंटेड इन द पेज। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना डायग्राम बनाएंगे, जितना आप उसको क्लियर प्रेजेंट करेंगे ना, प्रेजेंटेबल उसको जितना बना देंगे उतना अच्छा है। आप भले ही कम लिख लो जी, लेकिन उसको प्रेजेंटेबल बना दो, बस वो जो है जो कॉपी चेक करने वाला है ना उसको समझ में आ जाए कि अब अच्छा आपको ये पता है क्वेश्चन का आंसर। जी 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 जी, है ना। आप ये ऐसा ना करें कि ऊपर लिखते जा रहे हैं, और हमेशा जो भी चीज लिखे पैराग्राफ्स में लिखें। आपने 5 लाइनें लिखी, उसके बाद पैराग्राफ, फिर 5 लाइनें लिखी, फिर पैराग्राफ, इस तरीके से चेंज करते चले जाएं। ओके ओके। अच्छा मैम, यू सेड दैट 11th ड्यूटी वाज एडेड इन व्हिच अमेंडमेंट? 86th अमेंडमेंट 2002। 2002। ओके मैम। मैडम
मैम ये जो डबल जियो पार्टी कौन सा आर्टिकल में? ये आर्टिकल 20 का क्लोज 2 है, शरद जी को पता होगा। आर्टिकल 20 के 2 में। और मैडम ये जो एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी ये दोनों उसी में ही है? ये आर्टिकल 13 के अंदर है जी, आर्टिकल 13 में जाएंगे मिल जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 13 एक्चुअली ये ना 22 में 2022 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा अच्छा Explain with the help of decided cases the doctrine of eclipse and the doctrine of severability. हाँ, तो आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, आर्टिकल 13 है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जी है ना। तो आर्टिकल 13 अगर आपको पता होगा तो बहुत इजीली आप उसको लिख दोगे। जी जी जी। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आर्टिकल 13 के साथ साथ और कौन कौन से आर्टिकल आए हैं उस पेपर में। फिर 12 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, एक ही आएगा। Discuss the right। मैम एक बार मैडम ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आया था फर्स्ट जो 4 नंबर्स वाले जो हैं। नहीं सिर्फ लॉन्ग बताइएगा, सिर्फ लॉन्ग जी, सिर्फ लॉन्ग बोलिए। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर इन दी इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। हाँ जी ठीक है, 21 है। ओके, और फिर ये एक्सप्लेन ये आ गया एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेविलिटी आ गया। ठीक है, फिर आया डिस्कस विद इलस्ट्रेशन द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, 14। एंड फिर आया है विच डिफरेंट फ्रीडम आर इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हाट रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पेयर्ड ऑन देम, डिस्कस इन डिटेल विद डिसाइडेड केसेस। आगे बढ़िएगा। ये कौन से में है? 19 and then against whom can the fundamental rights be enforced। हाँ। what remedies, वही आ गया मैडम, ये तो रेमेडीज जो है। ठीक है, आपको जो मैंने बताया है उसमें से आपको क्वेश्चन आराम से रखे हुए मिल जाएंगे, आप बहुत इजीली उसको लिख देंगे। बस ये है कि आप पूरी शिद्दत के साथ उसको पढ़ लें जो क्वेश्चन है, बस। जी जी जी। अगर आप वो पढ़ लेते हैं आप आराम से लिख जाएंगे। जैसे वहां पे एनवायरनमेंट आ गया, अभी कोई डर जाएगा एनवायरनमेंट पे मैं इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखूंगा। आप 21 लिखिए और 21 के अंदर ही वहां पे जो है आपका राइट टू हेल्थ भी दिया गया है ना, राइट टू गुड एनवायरनमेंट भी दिया गया है, राइट टू लिव इन गुड एनवायरनमेंट, तो वो सब उसी में आ जाता है, उसी का पार्ट है वो, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, हैंड रेज किया है, बताइए। ये मैम सेवरेबिलिटी और ये एक्लिप्स एक बार जैसा रिवाइज करा देंगे क्या थोड़ा सा? मैं कराऊंगी ना, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो रिवीजन क्लास है। ओके, हाँ उसी में मैं कराऊंगी सब, ठीक है ना। मैम ये एक्चुअली मैम, हाँ जी, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये 4 नंबर में पूछा गया है, तो